YouTube के इस चैनल को फॉलो करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम इस क्लास में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ है क्या, कब कब इनमें संशोधन हुआ एवं कितनी भारतीय अनुसूचियाँ हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, इन सब पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कुल, ध्यान रखिएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, अब अनुसूची का मतलब है क्या, ये हम समझ लेते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को, कुछ विशेष अनुच्छेदों को सूचित करके व्याख्या कर दी गई है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को, विशेष अनुच्छेदों को सूचित करके व्याख्या कर दी गई है संविधान में, इसे ही हम अनुसूची कहते हैं। एक सरल शब्दों में समझाता हूँ मैं। जैसे कोई एक बुक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, उस बुक में विभिन्न इकाइयाँ होती है जिसे हम यूनिट्स कहते हैं। उसके अंतर्गत विभिन्न अध्याय होते हैं। अध्याय के अंतर्गत आने वाले पैराग्राफ जो हैं उन्हें हम अनुच्छेद के रूप में मान सकते हैं, एवं जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, उन्हें हम संविधान का भाग के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, एवं कुछ विशेष पैराग्राफ का उल्लेख अलग से जो हमने सूचीबद्ध कर दिया, उन्हें हम अनुसूची के रूप में जान सकते हैं। क्लियर है? तो किसी बुक में अगर कोई यूनिट है, इकाइयाँ हैं, उसे हम कह सकते हैं भाग, जो संविधान के भाग होते हैं 22 भाग मूलतः। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफ जिन्हें हम अनुच्छेद कह सकते हैं, अध्याय में आने वाले पैराग्राफ को हम क्या कह सकते हैं, अनुच्छेद कह सकते हैं। एवं कुछ सूचीबद्ध, विशेष सूचीबद्ध पैराग्राफ, व्याख्या को हम अनुसूची के रूप में देख सकते हैं। तो अनुसूचियां हैं क्या, बेसिकली कुछ विशेष अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को सूचीबद्ध तरीके से लिख दिया गया है, जिसे हम संविधान की अनुसूची कहते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों के नाम हम पहले याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब संविधान बना था तो शुरू में ही 12 अनुसूचियां नहीं थी। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बना तो शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां संविधान में बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर है? शुरू में कितना? शुरू में 8 अनुसूचियां थी जब संविधान का निर्माण हुआ। बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो कब कब जोड़ी गई, किन किन संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई, हम देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले हम इन 12 अनुसूचियों के नाम याद रखेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या आ रहा है। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची नाम याद रखिएगा। प्रथम अनुसूची, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? संविधान की प्रथम अनुसूची में बताया गया है संघ, राज्य, उनके नाम, उनकी क्षेत्रफल, उनकी सीमाएं एवं उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे। ठीक है, सरल शब्दों में अगर कहें तो अनुसूची 1 में क्या बताया गया है? संघ के बारे में, मतलब भारत देश के बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में, एवं उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो प्रथम अनुसूची है, ये संविधान का भाग 1 कवर करता है। अनुसूची 1 जो है संविधान का भाग 1 भी कवर करता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल हैं। 1 से 4 शामिल है, ध्यान रखिएगा। और ये अनुच्छेद 1 से 4 है क्या, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अनुसूची 1 भाग 1 कवर करता है संविधान का, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 है। ठीक है, अगला दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 2 क्या, वेतन एवं भत्ते। ठीक है, अनुसूची 3 शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुसूची 3 में विभिन्न संवैधानिक पदों के शपथ एवं प्रतिज्ञान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, एवं कौन कौन से संवैधानिक प्रमुख शपथ लेंगे, इनका जो वर्णन है वो अनुसूची 3 में किया गया है। ठीक है, तो अनुसूची 3 क्या नाम से याद रखना है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। अब आप बोलेंगे शपथ और प्रतिज्ञान में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैं कोई धर्म विशेष के ऊपर कसम खाता हूं, अगर मैं किसी धर्म विशेष को लेकर, ठीक है, तो वो मेरा शपथ होता है, शपथ। जैसे आप अदालत में देखे होंगे, बहुत सारी मूवी सीन में, पिक्चर में देखे होंगे कि
जब कोर्ट में कोई आदमी पेश होता है तो उसे पहले गीता या कुरान की कसम खिलाई जाती है, जिसे हम शपथ कहेंगे। तो शपथ के पीछे कोई धर्म विशेष होता है। प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान के लिए किसी धर्म की कसम खाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं निष्ठा से कह रहा हूं कि मैं इस कर्तव्य का पालन करूंगा तो वो मेरा प्रतिज्ञा है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, उसके पीछे किसी धर्म की कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है शपथ और प्रतिज्ञान में। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा, या प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। एवं अनुसूचित 6, देखिएगा 2 अनुसूची है, एक साथ याद रखिएगा, 5वीं और 6वीं अनुसूची, बहुत ही महत्वपूर्ण। 5वीं और 6वीं अनुसूची दोनों में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, उनका वर्णन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा। 5वीं अनुसूची में सामान्य अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होंगे या जनजाति क्षेत्र होंगे। लेकिन 6वीं अनुसूची में 4 प्रदेश के नाम जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके नाम 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कैसे याद रख सकते हैं? A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर मिजोरम। तो क्या हो गया कोड? AMTM। AMTM के नाम से आप याद रख सकते हैं 4 उत्तर पूर्व राज्यों के नाम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। अब इन जनजातीय क्षेत्रों को क्यों अलग से मेंशन किया गया, जबकि 5वीं अनुसूची में ऑलरेडी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन था? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व के जो ये राज्य हैं इनको अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के वर्णन बारे में स्वायत्तता प्रदान की गई है। ठीक है। 5वीं अनुसूची से कैसे डिफरेंट है ये, कि इन राज्यों को प्रशासन संबंधी कुछ स्वायत्तताएं दी गई है। क्लियर है डिफरेंस? इनका जो वर्णन है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन संबंधी जो कार्य हैं वो कौन देखेंगे? राज्यपाल। एवं इनसे संबंधित नियम एवं कानून का निर्माण करने का जो अधिकार है वो किसे होगा? सांसदों को या विधानमंडलों को। लेकिन 6वीं अनुसूची में इन राज्यों से संबंधित नियम कानून बनाने का कुछ हद तक जो अधिकार है वो इन राज्यों को स्वायत्त रूप से होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पे किसी का नियंत्रण नहीं होगा। इन राज्यों पर भी राज्यपाल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो सकता है। ठीक है। बस इन्हें कुछ विशेष स्वायत्तता प्राप्त है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, दोनों में डिफरेंस क्लियर आप सभी को? तो 6वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं एक साथ याद रखिएगा, किसके बारे में? जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची पूरे देश के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन, एवं 6वीं अनुसूची में AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन। अब ये ध्यान रखिएगा, AMTM, M से मणिपुर भी आता है, उत्तर पूर्व का एक राज्य, लेकिन मणिपुर शामिल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है याद करने में। ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि कई बार AMTM तो याद रहता है आपको, तो एक M से क्या आ जाता है? मिजोरम या मेघालय के बदले मणिपुर आ जाता है, जो गलत है। क्लियर है ना? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। डिफरेंस क्या याद रखना है? इन राज्यों को एक विशेष स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान की गई है। ऑटोनॉमस है ये राज्य कुछ हद तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची में सूची विभाजन के बारे में वर्णन है। अब कितने प्रकार की सूचियां होती है, कितने प्रकार के विषय होते हैं, इसका वर्णन हम पहले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है। मतलब कौन से क्षेत्र विशेष में या कौन से विषय में संबंधी जो प्रशासन होंगे वो केंद्र करेगा या राज्य करेगा, इसका जो वर्णन है। ठीक है। या ये जो डिसीजन है कैसे होगा, इन सब का वर्णन सूची विभाजन के अनुसार होता है। ठीक है। जैसे देखिएगा 3 प्रकार की सूचियां होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले 3 प्रकार की सूचियां होती है। केंद्र सूची,
राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, किस विषय से संबंध में केंद्र प्रशासन करेगा या राज्य प्रशासन करेगा, इस दुविधा से बचने के लिए इन सूचियों का विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रशासन संबंधी विषय आते हैं। तो 3 प्रकार की सूचियां होती है, केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा इधर से, केंद्र सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे संबंधी प्रशासन संबंधी जो निर्णय है वो कौन लेगा? केंद्र लेगा। ठीक है, आगे बढ़े। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं वर्तमान में, एवं समवर्ती सूची में कुल वर्तमान में 52 विषय हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूलतः केंद्र सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, एवं समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ठीक है, मूलतः। लेकिन ये जो मैंने बताया ये वर्तमान में बताया है, इतने इतने विषय हैं जिनके प्रशासन संबंधी अधिकार किनको होंगे? 100 विषय में केंद्र को, 61 विषय में राज्य को, एवं 52 विषय में दोनों को। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनके प्रशासन संबंधी अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों के पास होंगे। लेकिन टकराव की स्थिति में मैंने बताया था अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होंगी? बताया था मैंने, याद करिए, अवशिष्ट शक्तियां होंगी केंद्र में निहित। अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब ये ऐसे विषय हैं जो कॉमन है, जिनमें प्रशासन संबंधी अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है, लेकिन टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक है, तो अंतरिम शक्ति जो बोल सकते हैं, आखिरी शक्ति जो है वो किसमें निहित होगी? केंद्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में वर्णन है। ठीक है, कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। उसमें से इन 22 भाषाओं में से 14 भाषाएं संविधान में मूलतः थी, एवं 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, 14 भाषाएं शुरू में मूलतः थी, मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें कितनी भाषाएं थी? अनुसूची 8 के अंतर्गत 14 भाषाएं। 8 भाषाओं को जो है वो बाद में ऐड किया गया अनुसूची 8 में। ठीक है, जिसे हम बाद में याद करने वाले हैं कि वो 8 भाषाएं कौन कौन से हैं। पहले याद कर लीजिए क्या कि मूलतः जो 8 अनुसूचियां थी संविधान में वो कौन कौन सी थी। चलिए एक बार फिर से याद करते हैं। प्रथम अनुसूची संघ, राज्य, उनके क्षेत्रफल, उनकी सीमाएं एवं उनके न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक सीमाएं क्या क्या होंगी उनके बारे में वर्णन है। अनुसूची 2 वेतन एवं भत्ते, अनुसूची 3 शपथ एवं प्रतिज्ञान, चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची को एक साथ याद करते हुए क्या याद रखना है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। 6वीं अनुसूची में कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, इस कारण अलग से इसकी लिस्टिंग की गई है। जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची सूची विभाजन कैसे याद रखेंगे? 7वीं अनुसूची सूची विभाजन, स से 7वीं, स से सूची। 3 प्रकार की सूची याद रखी है, केंद्र, राज्य, समवर्ती। विषय याद कर लीजिए, 100 विषय, 61 विषय, 52 विषय वर्तमान में। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची भाषाएं, संवैधानिक भाषाएं। कुल कितनी प्रकार की संवैधानिक भाषाएं? 22 प्रकार की संवैधानिक भाषाएं हैं वर्तमान में। 14 मूलतः थी, मूल रूप से थी जब संविधान का निर्माण हुआ। 8 भाषाओं को जो है बाद में ऐड किया गया विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा। ठीक है, चलिए ये कौन कौन सी भाषाएं थी हम देखने वाले थोड़ी देर में। चलिए ये जो 4 अनुसूचियां हैं जो संविधान में बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के तहत, ये हम देखते हैं कौन कौन सी 4 जो बाद में जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून।
ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल रोधी कानून, इन सब का विस्तार में चर्चा करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल रोधी कानून, ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज एवं उनकी शक्तियां, पंचायत की शक्तियां। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं एवं उनकी शक्तियां, ठीक है। ये अनुसूचियां, ये 4 अनुसूचियां संविधान में बाद में जोड़ी गई। क्लियर है क्या? याद करें फिर से। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून, 10वीं अनुसूची दल बदल रोधी कानून, 11वीं अनुसूची पंचायती राज एवं 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं, ठीक है। एक बार देख लीजिए और इन्हें फिर से याद करने की कोशिश करिए। अब हम सभी अनुसूचियों की विस्तार में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम अनुसूची संघ, राज्य एवं क्षेत्रफल एवं उनकी सीमाएं, जिसमें मैंने कहा था संविधान का भाग 1 या संविधान 1 से 4 कवर करता है, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 खुद भारत का वर्णन करता है कि भारत या इंडिया अर्थात भारत, ऐसा है मेंशन, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। अनुच्छेद क्या बोलता है? इंडिया अर्थात भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा, विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 1, विभिन्न राज्य हैं, उनका एक संघ के रूप में हम भारत देश को देख सकते हैं। ऑर्डर यही होगा क्या? संविधान में ऐसा ही मेंशन है, इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया नहीं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 याद हो गया आपको? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का गठन या नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का भारत देश में प्रवेश। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई नया राज्य अगर बनता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा है, नए राज्यों का प्रवेश, मतलब कोई बाह्य क्षेत्र जो वर्तमान में भारत में शामिल नहीं है, उनका अधिग्रहण जब हम कर लेते हैं, उनको जब हम भारत में शामिल कर लेते हैं, तो वो जब राज्य बनता है वो अनुच्छेद 2 के तहत बनता है। क्लियर है क्या? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 पहले से स्थित राज्यों के नाम, सीमा एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में क्या बोल रहा है? पहले से स्थित जो भारत में राज्य हैं उनके नाम, क्षेत्रफल एवं सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन? संसद। तो जो नए राज्यों का गठन होता है, ठीक है, नए राज्यों का जो गठन होता है, जो सबसे लेटेस्ट जो राज्य है जिसका गठन हुआ था कब? 2 जून 2014, तेलंगाना। तो वो जो राज्य बना वो कौन से अनुच्छेद के तहत बना कह सकते हैं हम? अनुच्छेद 3। अब ये तेलंगाना कैसे बना? आंध्र प्रदेश था संयुक्त रूप से, उसकी सीमा से हमने क्या कर लिया? तेलंगाना बना लिया, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया एवं नाम में भी परिवर्तन कर दिया। तो समझ में आई आपको बातें कि पहले से स्थित राज्य जो है उनकी सीमा में परिवर्तन कर दिया, नाम में परिवर्तन कर दिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया और नया राज्य बना दिया। तो ये जो है अनुच्छेद 3 के तहत होता है। क्लियर है आप सभी को? अनुच्छेद 2 और 3 में डिफरेंस क्लियर है आपको? ठीक। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 पहले से स्थित राज्यों के नाम, सीमा एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। प्रक्रिया के बारे में वर्णन है कि प्रक्रिया क्या होगी, नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी, और इस संसद करके देगी ये जो परिवर्तन है, तो उसकी प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 4 में किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 आपको याद हो गया होगा अभी, जो किसके अंतर्गत आ रहा है? अनुसूची नंबर 1 के अंतर्गत आ रहा है। अनुसूची 1 क्लियर है, भाग 1 क्लियर हो गया होगा एवं अनुच्छेद 1 से 4 आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसका विस्तार में वर्णन मैं और बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको अनुच्छेद 1 से 4 है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े। दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते, कौन कौन से संवैधानिक प्रमुख है उनके वेतन एवं भत्तों का वर्णन। तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान, दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या होगा, जनसंख्या के अनुपात में होगा, कैसे होगा, उसका वर्णन है। पांचवी छठवीं अनुसूची के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। सातवीं अनुसूची सूची विभाजन, केंद्र राज्य संवर्धी सूची, कितने कितने विषय हैं इसका भी वर्णन मैंने कर दिया है। आठवीं अनुसूची को हम अभी देखने वाले हैं अभी। ठीक है, कौन सी 14 भाषाएं पहले थी और कौन सी 8 भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई। ठीक है, चलिए देखते हैं।
संविधान की 8वीं अनुसूची संवैधानिक भाषाएं, इन भाषाओं के बारे में मैंने बोला था कि 14 मूलतः थी, मूल रूप से थी संविधान में, और 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा। तो आपका होमवर्क ये है, आपको एक काम करना है कि पहले से जो स्थित 14 भाषाएं हैं वो कौन सी है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो 8 भाषाएं हैं जो विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा बाद में जोड़ा गया संविधान में या अनुसूची में, अनुसूची 8 में, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इन 8 भाषाओं में सर्वप्रथम 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो कहना चाहिए 15वीं भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी, वो थी सिंधी, ध्यान रखिएगा। तो हम बोल सकते हैं 8वीं अनुसूची में 15वीं नंबर की जो भाषा जोड़ी गई वो कौन थी, सिंधी, ठीक। कब? 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां, ठीक है। चलिए, 3 संविधान संशोधन होंगे इन 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए, 3 संविधान संशोधन होंगे। 3 संविधान संशोधनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो 8 भाषाओं जोड़े गए थे उसके संबंध में। दूसरे संविधान संशोधन भाषा को लेके जब हुआ वो था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1993, 71वां संविधान संशोधन 1993। 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई, ध्यान रखिएगा। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1993 में 3 भाषाएं जोड़े गए, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। तो 14 भाषाएं थी और 4 हमने जोड़ दिया, कितनी भाषाएं हो गई भाई? 18 भाषाएं हो गई। 4 भाषा और बची हैं, चलिए देखते हैं उनको। तीसरी बार जो संविधान संशोधन हुआ भाषा को लेके वो था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003। 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है ना। 4 भाषाएं बची थी, 4 भाषाएं जोड़ दिया गया। कैसे याद रखेंगे? देखिए, ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप याद रखिएगा 4 भाषाओं के नाम। MBBS पता है आपको? MBBS, ठीक। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं MBDS, MBDS, ठीक है। चलिए देखते हैं। M फॉर मैथिली, M फॉर मैथिली, B फॉर बोडो, B से कौन सी भाषा आएगी? बोडो। D से कौन सी भाषा आएगी? डोगरी, डोगरी। एवं S से आएगी संथाली, संथाली, ठीक है। तो 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं, MBDS मैथिली, M से मैथिली, B से बोडो, D से डोगरी, S से संथाली, MBDS। MBBS पता है ना, तो MBBS नहीं, MBDS। ऐसे कोड से आप याद रख सकते हैं। देखिए, आपको याद करना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कोड बना सकते हैं, ठीक है। हमको मतलब होता है याद होने से, या तो आप उसे लिंक करके याद कीजिए अगर कोई फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है, अगर कोई कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस तरह के जो फैक्ट हैं उसे कैसे याद रखा जाए? एक तरीका है कि बार बार रिवाइज किया जाए इसका, या फिर ऐसे कुछ कोड बना लिया जाए जो परमानेंट दिमाग में आपके रहे।
कभी भी याद करोगे तो याद हो MBDS याद आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो 14 भाषाएं पहले, 8 भाषाएं होगी क्या, 1 सिंधी, 3 ये, 4 और 4 4 8 भाषाएं होगी जो बाद में जुड़ गई। कौन कौन से 3 अलग अलग संविधान संशोधन, 21वां, 71वां और 92वां, ठीक है। ये सारे आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो आखिरी जो भाषा जुड़ी बोल सकते हैं संथाली। अच्छा, कौन सी भाषा जो है कौन से क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें सिंधी, तो सिंधी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, है ना। तो राजस्थान से पाकिस्तान की बाउंड्री लगी हुई है, ठीक। तो पश्चिमी राजस्थान को हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में सिंधी भाषा बोली जाती है, तो इसका क्षेत्र विशेष क्या होगा, पश्चिमी राजस्थान। क्लियर है। अगला, मणिपुरी से नाम से क्लियर हो रहा है, कौन सा राज्य आएगा, मणिपुर। कोंकणी, कोंकण तट, नाम सुना होगा आपने, पश्चिमी घाट, कोंकण तट, तो याद आ रहा होगा एक नाम, गोवा। इसका क्षेत्र विशेष क्या है, गोवा। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा में। नेपाली, अब नेपाल का कोई विशेष क्षेत्र भारत में है नहीं, है ना, तो इसका कोई क्षेत्र विशेष नहीं है भारत में। क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं। मैथिली बिहार का जो साउथ पोर्शन है या साउथ बिहार वाला पोर्शन है उसमें यह भाषा बोली जाती है, साउथ बिहार, ठीक है। बोडो एक जनजाति भी है, कहाँ की, असम की। तो इस जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी क्या है, बोडो, असम में बोली जाती है। डोगरी जम्मू एंड कश्मीर और संथाली झारखंड, क्लियर है। तो ये है बाद में जोड़े जाने वाले 8 भाषाओं का वर्णन, कब कब कौन कौन सा संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। आपका होमवर्क यह है कि पहले से जो स्थित 14 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, सभी 22 भाषाओं का आपको पता होना चाहिए, एकदम से याद ना हो, बट ये ज़रूर है कि अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सी भाषा जो है वो अनुसूची 8 के तहत शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल है ऐसा नहीं पूछेगा, शामिल नहीं है पूछ सकता है। तो 22 भाषाओं को अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप वो क्वेश्चन बना लेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कौन सा शामिल नहीं है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इन 22 संवैधानिक 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, इंग्लिश शामिल नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। अनुसूची 8 के अंतर्गत, संवैधानिक भाषाओं के अंतर्गत अंग्रेजी शामिल नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन किस में होता है मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन में एक दे देगा अंग्रेजी और एक दे देगा संस्कृत, तो कुछ लोगों को संस्कृत लगने लग जाता है, अंग्रेजी कैसे नहीं होगा भाई, अंग्रेजी तो होगा ही होगा, पूरा देश अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी के पीछे पड़ा है तो अंग्रेजी कैसे नहीं होगा, ये मेंटेलिटी होती है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत है। क्लियर है सभी को। तो अनुसूची 8 तक हमने देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बारे में बात करते हैं विस्तार से। चलिए, नवीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिए आप, शुरू के जो 8 अनुसूचियां थी वो पहले से थी संविधान में, मूलतः रूप से थी। 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया, तो ये भी कब कब जोड़ा गया ये भी हमको पता होना चाहिए, कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, 9वीं अनुसूची संविधान में पहला संविधान संशोधन जो खुद था वो था भूमि सुधार कानून। पहला संविधान संशोधन 1951 सन भी याद रखिएगा। तो खुद पहला जो संविधान संशोधन था वो क्या था, भूमि सुधार कानून, जो कौन से अनुसूची के अंतर्गत है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है। कब, 1951 में हुआ पहला संविधान संशोधन। अच्छा, संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद भी आप याद रख लीजिए। मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था संविधान का, तो उसमें मैंने बताया था संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी अनुच्छेद क्या होगी। संविधान संशोधन खुद
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। ठीक है, संविधान संशोधन का वर्णन जो है किसमें आता है, अनुच्छेद 368 में आता है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल रोधी कानून, ये है क्या, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। पहले आप इसका संशोधन याद रख लीजिए, कब ऐड हुआ ये 10वीं अनुसूची में, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो था दल बदल रोधी कानून। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखिए, देखिए 10वीं अनुसूची है, क्या लिख सकते हैं, 10 और यह है 52वां संविधान संशोधन। 10 कैसे आएगा, 5 दूनी 10 आता है क्या, 5 दूनी 10 ऐसे याद आ सकते हैं। तो 10वीं अनुसूची 10 कैसे आएगा, 5 दूनी 10 करके, मतलब 5 दूनी 10 मतलब 52। क्लियर है क्या। चलिए अब ये दल बदल रोधी कानून क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कोई एक विधायक है या संसद सदस्य है, ठीक है, जो निर्वाचित होकर आया है, किसी पार्टी विशेष का है, चुनाव जीत जाने के बाद वो किसी विशेष पार्टी से संबंध रखता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप होती है जिससे वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, अपनी पार्टी को छोड़कर। ठीक है, तो इस परिस्थिति में इसका जो दुरुपयोग है 1985 से पहले बहुत ज़्यादा देखा गया। हरियाणा के एक विधायक थे गया राम नाम के, एक दिन में 3 पार्टियां चेंज की थी उन्होंने। ठीक है, तो इसे एक कहावत भी है, इस कानून संबंधित कहावत भी है, आया राम गया राम। ठीक है, 3 बार पार्टियां उन्होंने बदली थी एक ही दिन के अंतर्गत। तो इससे रोकने के लिए क्या आया, ये जो संविधान संशोधन है आया। अगर कोई व्यक्ति, कोई संसद सदस्य या विधानमंडल का सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, उस सभा से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए एक संशोधन भी हुआ, ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रावधान भी रखे गए, क्या, कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य छोड़कर जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में, तब वो निरर्ह घोषित नहीं होंगे, तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, 2/3 सदस्य। ठीक है, शुरू में ये कितना था, 1/3 था। शुरू में ये जो 2/3 मैंने बोला, 2/3 सदस्य किसी पार्टी के, ये कितना था, शुरू में 1/3 सदस्य था। ठीक है, जो बाद में संशोधित करके 2003 में 2/3 कर दिया गया। क्लियर है क्या भाई। तो 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में चले जाते हैं सर्वसम्मति से, तो उन पे कोई कार्यवाही नहीं होगी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले भी बताया है कि दल बदल रोधी संबंधी निरर्हता का निर्धारण, कि किसी सदस्य की सदस्यता को रद्द करना है, तो इसका निर्णय कौन करेगा, ध्यान रखिएगा, उस सभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, जैसे संसद की बात करें, संसद में वो लोकसभा होते हैं, किसी पार्टी विशेष से संबंधित जो लोकसभा में होता है, मेन वो लोकसभा, जो निर्वाचित होकर आते हैं सदस्य लोकसभा में होते हैं। तो लोकसभा में संबंधित सदस्य की निरर्हता का निर्धारण कौन करेगा, उस लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर उस सभा का अध्यक्ष होता है। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई 1 या 2 सदस्य चले जाते हैं किसी पार्टी में, सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन अगर 2/3 सदस्य चले जाएं किसी पार्टी में, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान स्थिति में ये हमको एग्जाम्पल देखने को भी मिला है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में 22 विधायकों द्वारा, ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया गया था। ठीक है, रेजिग्नेशन दिया था उन्होंने, उनका केस अलग है, उसमें ऐसा दल विरोधी कानून या निरर्हता वाला केस नहीं आया स्पीकर में, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था अपने पद से। फिर जब कभी भी उपचुनाव होंगे उसमें वो फिर से चुनाव में भाग लेके निर्वाचित होंगे। वो बात समझ में आई यहाँ पर आपको, क्लियर है क्या। मध्य प्रदेश में हमारा अभी वर्तमान में एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, चलिए 11वीं अनुसूची याद रखिएगा, पंचायती राज एवं उनकी शक्तियों को जोड़ा गया, विस्तृत वर्णन किया गया। पंचायती राज में पंचायत की शक्तियों बारे में कुल 29 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। स्थानीय प्रशासन भी कहते हैं पंचायतों को, जिनसे संबंधित कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, 29। ठीक है, एवं नगर पालिका में जो 12वीं अनुसूची है उसमें कुल 18 विषय हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया
73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका है उन्हें कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992, एक के बाद एक, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये थी हमारी संविधान की अनुसूचियां 1 से लेकर पूरी 12। 8 मूल रूप से थी एवं 4 को बाद में जोड़ा गया। कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नमस्कार।